नमस्कार दोस्तों। इस बार तीसरी बार बन गई मोदी सरकार, लेकिन बार बार यू टर्न क्यों हो रहा है सरकार? दरअसल नरेंद्र मोदी सरकार के पिछले 2 कार्यकाल जिन लोगों ने देखे हैं, समझे हैं, उनमें आपको एक बार भी नहीं लगा होगा कि सरकार ने जो फैसला कर लिया वह लोहे की लकीर होती थी, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। और इतना ही नहीं, सरकार ने तो कुछ कानून बनाने के लिए विपक्ष के 100 से ज्यादा सांसदों को लोकसभा राज्यसभा से बाहर निकाल दिया और कानून पारित करा लिए। जो सरकार इस तरह की थी, अब तीसरी बार सरकार तो बन गई, लेकिन बार बार यू टर्न लेना पड़ रहा है अपने ही कुछ फैसलों को लेकर। और नया मामला है लेटरल एंट्री का। दरअसल लेटरल एंट्री क्या है? लेटरल एंट्री वह है जिसके जरिए केंद्र सरकार कुछ विषय विशेषज्ञों के नाम पर अपने चहेते लोगों को केंद्र सरकार में सचिव, डायरेक्टर, उप सचिव सहित प्रमुख पदों पर लेना चाहती थी। इसके लिए बाकायदा यूपीएससी ने एक विज्ञापन जारी कर दिया था, जिसके जरिए 45 लोगों की भर्ती की जानी थी। लेकिन जैसे ही यह विज्ञापन सामने आया, विपक्ष का विरोध सामने आ गया और जो आरोप लोकसभा चुनाव में भाजपा पर लगे थे कि भाजपा आरक्षण से छेड़छाड़ कर रही है, संविधान से छेड़छाड़ कर रही है, जैसे ही लेटरल एंट्री के जरिए 45 सचिव, उप सचिव और डायरेक्टरों की भर्ती का विज्ञापन सामने आया, कांग्रेस ने तुरंत वार कर दिया और राहुल गांधी ने लिख दिया कि हम पहले ही कहते थे कि जिस तरह से लेटरल एंट्री के जरिए मोदी सरकार अपने चहेते लोगों को केंद्र में भर्ती कर रही है, यानी कि लेटरल एंट्री के जरिए आईएएस के समान पद दिए जा रहे हैं, वह भी बिना किसी परीक्षा के विशेष विशेषज्ञों के नाम पर। और राहुल गांधी का निशाना यह रहा कि इसमें एससी, एसटी, ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया जा रहा, यानी कि हम जो आरोप लगा रहे थे आरक्षण से छेड़छाड़ का, संविधान से छेड़छाड़ का, वह आरोप साबित हो रहा है। वहीं कांग्रेस नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि लेटरल एंट्री के नाम पर अडानी, अंबानी के चहेते लोगों को केंद्र सरकार के प्रमुख विभागों में सेट किया जा रहा है, ताकि जो खरीदना हो अडानी अंबानी को, वह आसानी से वे खरीद सके, कब्जा कर सकें। इतना ही नहीं, सिर्फ केंद्र सरकार पर कांग्रेस ने आरोप लगाया, बल्कि खुद उनके सहयोगी चिराग पासवान जो मंत्री हैं केंद्र सरकार ने, उन्होंने कहा कि लेटरल एंट्री में आरक्षण नहीं है, मैं और मेरा दल इसके विरोध में हैं। वहीं नीतीश कुमार की जेडीयू ने भी केंद्र सरकार को चेताया कि यह जो आप करने जा रहे हैं वह सीधे सीधे कांग्रेस, विपक्षी दल और राहुल गांधी के हाथ में हथियार सौंपने जा रहे हैं, और अगर ऐसा हुआ तो इसका इस्तेमाल विपक्ष केंद्र सरकार के खिलाफ करेगा, भाजपा के खिलाफ करेगा, और इससे समझ जाना चाहिए। इतना ही नहीं, जो मायावती आरोपित हैं इस मामले को लेकर कि वे भाजपा की मददगार हैं, उन्होंने भी इस मामले को लेकर विरोध जता दिया। कुल मिलाकर जो लेटरल एंट्री है उसके खिलाफ लगातार विरोध सिर्फ विपक्ष में नहीं हुआ, बल्कि खुद के सहयोगी जब विरोध पर आए। और सबसे बड़ी बात कि 21 जो तारीख है अगस्त की, उस पर भारत बंद होने जा रहा है। भारत बंद किस बात पर होने जा रहा है? भारत बंद इस बात पर होने जा रहा है कि केंद्र सरकार ने एससी एसटी में जो क्रीमी लेयर लागू करने की बात की है, हालांकि केंद्र सरकार यह क्रीमी लेयर लागू करने से मना कर चुके, इसके बावजूद 21 अगस्त को भारत बंद है। और अगर लेटरल एंट्री को लेकर विपक्ष का यह विरोध केंद्र सरकार नहीं मानती, तो निश्चित मानिए कि उसी मामले को लेकर विरोध के अंदर केंद्र सरकार बुरी तरह घिर सकती थी। और 21 का भारत बंद हो, उससे एक दिन पहले यानी 20 अगस्त को केंद्र सरकार ने यू टर्न लिया, और यू टर्न लेते हुए लेटरल एंट्री को लेकर केंद्र सरकार ने जो विज्ञापन निकाला था यूपीएससी की ओर से, यूपीएससी ने तुरंत वह भर्तियां रद्द करते हुए विज्ञापन को भी रद्द कर दिया। यानी कि कुल मिलाकर केंद्र सरकार को इस मामले पर यू टर्न लेना पड़ा। दरअसल इस बार नरेंद्र मोदी का जो तीसरा कार्यकाल चल रहा है उसमें एक बार यू टर्न नहीं हुआ है। इससे पहले अग्निवीर को लेकर राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री, उन्होंने कहा था कि हम इसमें बदलाव करने के लिए तैयार हैं। इतना ही नहीं, जहां जहां भाजपा या उनके समर्थित दलों की सरकारें हैं, वहां सरकारों ने घोषणा की कि अग्निवीरों को
राज्य सरकार की नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा, यानी कि अग्निवीर पर भी एक तरह से बैकफुट पर केंद्र सरकार गई। इतना ही नहीं, आपको याद होगा कि एक ब्रॉडकास्ट बिल लाने की तैयारी थी और उस ब्रॉडकास्ट बिल के जरिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर सहित सोशल वर्कर्स पर जो सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात रखते थे, केंद्र सरकार के किसी फैसले का विरोध करते थे, उन पर लगाम कसने की तैयारी थी और वह विधेयक लाने की तैयारी थी। उस विधेयक पर भी जब विपक्ष का विरोध आया और विपक्ष ने कहा कि कुछ इन्फ्लुएंसर को दबाने के लिए, उन्हें रोकने के लिए, अपना विरोध रोकने के लिए केंद्र सरकार यह ब्रॉडकास्ट बिल लाना चाहती है, इसका जब विरोध बढ़ा तो यह ब्रॉडकास्ट बिल भी केंद्र सरकार को वापस लेना पड़ा। कुल मिलाकर एक के बाद एक 3 से 4 फैसले ऐसे हो चुके हैं जो केंद्र सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा है, यानी कि मोदी सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा है, यू टर्न लेना पड़ा है। दरअसल यह सब क्यों हो रहा है, इसे समझना बहुत जरूरी है और समझना इसलिए जरूरी है कि आपने 2 कार्यकाल देखे होंगे जिसमें विपक्ष की संख्या उंगलियों में गिनने लायक थी, यानी कि विपक्ष की संख्या 150 से पार नहीं हो रही थी और केंद्र सरकार उस मद में मस्त थी कि उनके पास में एक तरफा बहुमत है, इसलिए लगातार दोनों सरकारों में मनचाहे फैसले किए गए, मनचाहे कानून पारित कराए गए। लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे, जिनमें भाजपा बहुमत से बहुत दूर रुक गई और बड़ी मुश्किल से बहुत सारे दलों को जुटाकर किसी तरह से 290 के आसपास का आंकड़ा एनडीए ने जुटाया और एनडीए के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए। लेकिन सामने खड़ा विपक्ष भी 250 के आसपास की संख्या में खड़ा है और इस बार लोकसभा में जिस तरह के तेवर विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी ने दिखाए हैं और जिस तरह से अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर लोकसभा में कई मुद्दों पर निशाना साधा है, जिस तरह से अन्य विपक्षी दल आक्रामक हुए हैं, हर मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेर रहे हैं और जनता ने भी यह कह दिया है कि मनमाने फैसले हम मंजूर नहीं करने वाले हैं। और यही कारण है कि इन मनमाने फैसलों के विरोध में भाजपा को बहुमत से दूर जनता ने रख दिया। और अब सबसे बड़ी समस्या भाजपा और केंद्र सरकार की यह है कि आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में 4 प्रदेशों में चुनाव होने हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने सिर्फ 2 प्रदेश हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की, झारखंड और महाराष्ट्र के कार्यक्रम की घोषणा नहीं की। इसे लेकर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा जा रहा है कि एक और तो नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार कहते हैं 1 कंट्री 1 इलेक्शन, लेकिन 4 प्रदेशों के चुनाव भी जो केंद्र सरकार, जो सरकार एक साथ नहीं करा सकती, वह 1 कंट्री 1 देश 1 चुनाव की बात कर रही है। यह एक मजाक सा लगता है। कुल मिलाकर बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी सरकार लगातार घिरती जा रही है और ना तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर वह तेवर दिखा पा रहे हैं जो पहले 2 कार्यकाल में उन्होंने दिखाए थे, ना केंद्र सरकार के मंत्रियों के वे तेवर नजर आते हैं जो पहले 2 कार्यकाल में दिखाए गए थे। इतना ही नहीं, यही जो लेटरल एंट्री का मामला है उसे लेकर अपने फैसले को सही ठहराने के लिए केंद्र सरकार ने अपने कई मंत्रियों को उतारा और उन मंत्रियों ने आरोप लगाया कि यह तो यूपीए सरकार का कंसेप्ट था और क्या आहलूवालिया को आयोग, नीति आयोग जिसे अब कहा गया है, उस आयोग का उपाध्यक्ष बनाने के लिए लेटरल एंट्री नहीं थी? क्या रघुराम राजन की लेटरल एंट्री नहीं थी? क्या मनमोहन सिंह की लेटरल एंट्री नहीं थी? इसका जवाब कांग्रेस ने या यूपीए ने तो नहीं दिया, लेकिन आम जनता ने सोशल मीडिया पर दिया कि मनमोहन सिंह विश्व बैंक से रिजर्व बैंक में लाए गए थे, रघुराम राजन विश्व बैंक से रिजर्व बैंक में लाए गए थे, आहलूवालिया विश्व बैंक से यहां लाए गए थे। यानी कि यूपीए सरकार ने जितनी भी लेटरल एंट्रियां कराई वह विषय विशेषज्ञ थे, लेकिन इस बार विषय विशेषज्ञ नहीं बल्कि अडानी अंबानी से जुड़े लोगों को पिछले दरवाजे से एंट्री दी जा रही है और उन्हें प्रमुख विभागों में भेजा जाएगा। दरअसल राहुल गांधी ने एक निशाना और साधा था और वह कहा था कि जिस तरह से लेटरल एंट्री यानी कि विषय विशेषज्ञ के अलावा
सेबी की चेयरपर्सन बनाई गई और उसके बाद अडानी ने जिस तरह से उसका फायदा उठाया, वह भी केंद्र सरकार का एक घातक कदम था और वही कदम अब केंद्र सरकार फिर उठाने जा रही है। यानी कि लेटरल एंट्री को लेकर चौतरफा विरोध के बाद में नरेंद्र मोदी सरकार का लगातार यह यू टर्न का एक और कदम है और इस बार केंद्र सरकार लगातार गिरती जा रही है और यह तीसरा जो कार्यकाल चल रहा है उसमें कहीं भी वह तेवर नजर नहीं आ रहे जो तेवर पहले अपनाए जाते थे, जिसमें ना विपक्ष की सुनी जाती थी, ना सहयोगी दलों की सुनी जाती थी, ना जनता के बारे में सोचा जाता था। लेकिन इस बार चौतरफा हमलों से घिरी नरेंद्र मोदी सरकार लेटरल एंट्री और SC ST क्रीमी लेयर को लेकर जिस तरह से गिरती नजर आ रही है, उसके बाद में उसके यह यू टर्न के एक और कदम है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।